आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ई की वैल्यू या तो 0 पढ़ रखी है परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए, या ई की वैल्यू आपने 1 पढ़ रखी है, या ई की वैल्यू 0 पढ़ रखी है, या ई की वैल्यू है ना 1 और 0 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। ये 3 कैटेगरी पढ़ा है, लेकिन आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने ई का जो केस होता है कि ई क्या हो सकता है। यस, ये डेफिनेटली नेगेटिव भी हो सकता है, और ई जो हो सकता है ये लगभग इन्फिनिटी भी हो सकता है। और ई की वैल्यू नेगेटिव, इन्फिनिटी, और ई की वैल्यू डेफिनेटली जब इन्फिनिटी हो सकती है तो 1 से ग्रेटर भी हो सकती है ना। और आप जानते हैं इन कैटेगरी के बारे में, ये 3 कैटेगरी भी होती है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आज का हमारा लेक्चर है। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो ये बताऊं कि रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट किससे रिलेटेड है। तो आप कहेंगे कि ये कोलिजन से रिलेटेड है। बिल्कुल, कोलिजन को फिर कभी कवर करेंगे, लेकिन इसी के बहुत सारे टाइप्स है। तो कोलिजन की बात करूंगा मैं, और कोलिजन में टाइप के बारे में बात करूंगा। तो टाइप में एक तो इलास्टिक कोलिजन हो गया, एक इलास्टिक, दूसरा इन इलास्टिक हो गया, है ना, दूसरा इन इलास्टिक हो गया, और तीसरा बाइनरी कोलिजन। आप जानते होंगे बाइनरी कोलिजन, यानी इसके अंदर ये वो कोलिजन है जो एक चार्ज पार्टिकल, है ना, जिसको कूलम्बिक कोलिजन के नाम से भी जानते हैं, जिसको कूलम्बिक कोलिजन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होता है अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है कि एक चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट होती है, और इस दौरान जो कोलिजन बनता है, जैसे कि रदरफोर्ड के केस में हुआ था, इस टाइप का। या आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जब न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती, तो वहां बाइनरी कोलिजन मिलता है। उसके बाद इलास्टिक कोलिजन का ही पार्ट होता है एक सुपर इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? सुपर इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, ये कोलिजन कैसा होता है? जिसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर हो जाती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ऐसा कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट में स्प्रिंग स्ट्रेच्ड रहती है, और जब कोलिजन होता है तो स्प्रिंग खुल जाती है, एक ऐसा हो सकता है। या नाइट्रोसेल्यूलोज का केस हो सकता है ना, या और भी किसी रीजन से, या कुछ ऐसा हमने मैकेनिज्म कर रखा है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर है, और ड्यूरिंग द कोलिजन वो एनर्जी एक्सप्लोड होती है, स्पेल आउट होती है, तो उस केस में सुपर इलास्टिक कोलिजन का ऑब्जर्वेशन देखा गया है। ठीक है, तो ये पूरा आज के हमारे इस लेक्चर का रोड मैप है कि हमें कैसे कैसे आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बात को शुरू करते हैं। सुपर इलास्टिक में जो अभी मैंने बताया कि के फाइनल ज्यादा होता है के इनिशियल से, साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक जो केस हमें और ऑब्जर्व होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन के बाद, जिसमें हम देखते हैं कि कोलिजन तो नहीं हो रहा है वहां, लेकिन उसका जो नाम है वो एलिजन के नाम से पुकारा जाता है। ये एलिजन क्या होता है, ये थोड़ा सा एक मिनट का टॉपिक है। एलिजन जो होता है ये भी एक टाइप का कोलिजन ही होता है, लेकिन ये किसके अंदर होता है? ये फ्लोटिंग बॉडी के अंदर होता है, तैरने वाली बॉडी जितनी भी होती है, जैसे शिप हो गया, है ना। शिप जब मान लो कि कोलाइड हो गया, टक्कर हो गई, है ना, हिट कर दिया किसको? रॉक को, है ना, कोई चट्टान वगैरह है, रॉक को, या फिर आपका ब्रिज वगैरह हो गया, है ना, ब्रिज से टक्कर हो गया, जहाज हुआ, है ना, या शिप हुआ। तो इस टाइप का जब होता है तो उसको हम कोलिजन की कैटेगरी में ना रखकर एलिजन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये वाली कहानी थी। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। तो हम समझेंगे कि रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर टाइप क्या होता है, फिर एप्लीकेशन जो कि पीवाईक्यू के फॉर्मेट में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली अपना आज का एजेंडा है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। तो डेफिनेशन को सबसे पहले एक्सप्लोर करता हूं। तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट यानी स्मॉल ई की जो डेफिनेशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है कि ई जो होता है जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो सबसे पहले आप देखेंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये समझाता हूं मैं। यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन आपके पास आ जाएगी इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉड्यूलस, है ना, इलास्टिक मॉड्यूलस। इलास्टिक मॉड्यूलस ऐसा क्यों होता है? तो आप देखिए कि इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है। इलास्टिसिटी होती क्या चीज है कि जब कोई, है ना, जब कोलिजन होगा, दो बॉडी आपस में कोलाइड करेगी, है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करती है? कंप्रेस करती है। और जब ये डिफॉर्म करती हो, रिफॉर्म होगी, तो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन के दौरान जितनी ज्यादा इलास्टिक नेचर होता है, उतना ही हमारा जो फिनोमिना है वो ग्रेटर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये वाली बात हमें समझनी है। तो अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि अगर लोअर इलास्टिक मॉड्यूलस होगा, है ना, अगर आपका लोअर इलास्टिक मॉड्यूलस होगा तो क्या होगा? लोअर इलास्टिक मॉड्यूलस अगर हुआ आपके पास, कम मॉड्यूलस अगर हुआ, तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा? लार्जर कॉन्ट्रैक्ट होगा, लार्जर
कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी जो दबेगी, जो है ना कंप्रेस होगी वो ज़्यादा होगी। लोअर इलास्टिक मॉड्यूलस पे आपके पास लार्जर, तो ई की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी आपके पास, है ना। इसी टाइप से अगर आप देखते हैं दूसरी चीज़ों में, तो आपके सामने एक और चीज़ निकल कर आती है कि अगर आपका हाई यील्ड होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, अगर ये हुआ तो क्या होने वाला, हाई यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, अगर ये होगा तो मोर कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें भी क्या मोर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी हमारा फिनोमिना जो होगा वो और ग्रेटर होगा। तो ये बेस्ट डेफिनेशन है, और इसी डेफिनेशन को जे एडवांस में क्या मल्टीपल करेक्टर में पूछ सकता है कि ये चीजें क्या क्या होती है, तो आपकी इससे जुड़ती है। तो इसी वजह से ई की वैल्यू कभी कभी 1 से ग्रेटर हो जाती, क्यों होती है वो भी अपन बात करने वाले हैं। तो बट ये एक आपको माइंड में रखना है कि ये क्या होता है, लेकिन बेसिक जो एलिमेंट्री लेवल पर आपको डिफाइन किया गया है वो क्या होता है, ई की वैल्यू वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच, यानी रिलेटिव वेलोसिटी या वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव आप कह सकते हो। कब ये बिफोर की बात हो रही है या बिफोर कोलिजन की बात हो रही है ना, और ये आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, कैसे भी देख सकते हैं आप, है ना। और इसको हम जनरली मॉड लेते हैं, जनरली बोला मैंने मॉड लेते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि आप कहेंगे कि 1/2 m या m इक्विवेलेंट जो भी हुआ इंटू वी फाइनल वेलोसिटी अपॉन ये आ जाएगा आपके पास 1/2 m जो भी मास रहा u इनिशियल, तो हाफ m से हाफ m गया तो e की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, v अपॉन u आ जाती है, और प्लस माइनस क्योंकि मॉड्यूल अंडर रूट से बाहर आ रही है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल है। नेगेटिव कब है सर, वो भी अपन बात करेंगे, है ना। तो अब मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं आपको कि ये क्या होती है डेफिनेशन। तो सबसे पहले ई की वैल्यू अपन डिफाइन करते हैं कि कैसी कैसी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ई होता क्या चाहिए, तो ये आपको दिख गया, है ना, कि ये वेलोसिटी का रेशियोज होता है। अब वेलोसिटीज का रेशियो होता है, या रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है, या फिर यील्ड स्ट्रेंथ और इलास्टिक मॉड्यूलस का क्या होता है, रेशियो का अंडर रूट होता है। ये वाली पॉसिबिलिटी इतनी आपको देखनी है। अब ये ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, तो चलिए देखिए इस ऑब्जर्वेशन। तो चलो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब भी यहां पर मैं बात करता हूं कि अगर कोई एक बॉल है जो u1 वेलोसिटी से जा रही है, एक दूसरी बॉल है ना, जो u2 से जा रही है, और u1 ग्रेटर है u2 से, तो ये क्या कर जाएगी, इससे हिट करेगी। हिट करने के बाद फिर ये इसी डायरेक्शन में जा रही है, अलग भी जा सकती है, v1 से जा रही है और ये v2 से जा रही है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब v2 यहाँ पर ग्रेटर है v1 से, ऐसा क्यों, अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो फर्दर ये कोलाइड हो जाएगी, और ये कोलाइड होती रहती है। तो हम आइडियल केस मान के चल रहे हैं कि जब ये होगा तब ये कोलाइड हुआ, और एक ही कोलिजन को मैंने कंसिडर किया, और कोलिजन होने के बाद ये आगे चलने लगी। तो इसके लिए ई को मैं डिफाइन करता हूँ, कैसे डिफाइन करता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या मिलेगी आपको, है ना, v1 ग्रेटर है माइनस v2 अपॉन यहाँ पे कौन है, u1 ग्रेटर है ना, तो u1 माइनस u2। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैंने v1 को ग्रेटर माना तो फर्दर कोलिजन हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, v2 कंसिडर, या तो मैं माइनस बाहर लगा दूँ तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो। अगर माइनस बाहर ना लगाऊं मैं, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ कि 1 और 2 का फायदा लगा सकता हूँ कि ये v2 ग्रेटर है v1, तो या तो माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास होता है। तो अब हमें इसको कैटेगराइज करना है कि सबसे पहले अगर ई की वैल्यूज आपके पास क्या होनी चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट है और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर जा रहा है और ये इसके अंदर कोलिजन हुआ और ये इसके अंदर क्या हो गया, धंस गया, है ना, ये इसके अंदर धंस गया, तो m1 प्लस m2 कंबाइंड बॉडी का मास हो गया, और ये v वेलोसिटी से जा रही है और ये v या u1 u2 से जा रही थी फॉर एग्जांपल, तो ये कोलिजन हुआ। तो अब फाइनल वेलोसिटी का मास क्या होना चाहिए, है ना। तो इसको हम बोल रहे हैं कि E जो रहेगा इस केस में 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसका इंडिविजुअल मासेस दोनों क्या हो गया, यहां पर v1 इक्वल टू v2 हो गया, है ना, यहां पर v1 इक्वल टू v2 हो गया, तो डेफिनेटली 0 अपान नॉन जीरो जो भी था u1 माइनस u2, तो ये हो गया 0। तो E की वैल्यू मैं क्या बताता हूं, E की वैल्यू 0 होती है। इतना क्लियर है सभी को। ऐसा ही अगर इलास्टिक कोलिजन टाइप हुआ, इलास्टिक कोलिजन में हम क्या मानते हैं कि E की वैल्यू 1 मान लेते हैं। क्या होता है इसके अंदर कि ये जब कोलाइड करेगा तो डेफिनेटली E की वैल्यू आपके पास जो भी आ जाए, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाती है ना। तो
वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच ये इक्वल हो जाती है, इसको 1 मानते हैं। और अगर इनके बीच में मान लिया कि क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी इसकी इन इलास्टिक वाला केस है ना, तो ये 0 और ये ई की वैल्यू में अगर मानूं तो ई की वैल्यू 1 से कम और 0 से बड़ी होती है, तो ये वाला केस क्या हुआ, पार्शियल हुआ है ना, पार्शियल इलास्टिक बोल दो या इन इलास्टिक बोल दो। तो यहां तक कि आपको जानकारी है, ये जस्ट मैं टॉपिक से कनेक्ट कर रहा था। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो हम आज इसको डिस्कस करने वाले, तो हमारा है ना मेन फंडा क्या है, हमें मेन क्या समझनी है, तो मैं आज समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने इनकम्प्लीट मोमेंटम ट्रांसफर, इनकम्प्लीट मोमेंटम ट्रांसफर। तो मैं जो केस डिस्कस करने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों, वो केस है आपका पास ई इन्फिनिटी वाला केस है ना, ई इन्फिनिटी वाला केस है। कैसे सर, एक ये बम है, क्या है, बम है, ब्लास्ट होगा ये बम है ना, ब्लास्ट होने वाला है बम है। और जब ये ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ मतलब एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड हुआ मतलब अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूटा, एक्सप्लोड हुआ, बहुत जोर से एक्सप्लोड हुआ। पहले ये रेस्ट पे था, तो U1 U2 U3 एंड UN n टुकड़े हो, मैं मान लो 3 टुकड़े हुए एक बम के, कितने हुए, 3 टुकड़े हुए, तो तीनों टुकड़े क्या थे, रेस्ट पे थे। यस सर। जब ये ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने में क्या होने वाला है, 3 टुकड़े बने, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, ये 3 टुकड़ा, तो ये मान लो कि V1 से गया, ये V2 से गया और ये V3 से गया, है ना, ये इनसे गया। तो इलास्टिसिटी के मॉड्यूलस को मैं डिफाइन करता हूं, तो V सेपरेशन है ना, V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच, ये तीनों टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे जी, जुड़े हुए थे, तो डेफिनेटली क्या था, इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या, जब जो तीनों टुकड़े बिफोर कोलिजन अटैच्ड थे तो उनकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। बाद में तो नॉन जीरो वेलोसिटी हो गई ना, तो ये V1 है ना, वेक्टर बोल दिया मैंने, या जो भी V1 प्लस V2 है ना, V3 वेक्टोरिकल फॉर्म में हम देखेंगे तो अलग अलग उसको कर लेंगे, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, नॉन जीरो है। और जब नॉन जीरो को 0 से डिवाइड किया जाता है तो हम इन्फिनिटी को पाते हैं। तो ये वाला केस ई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है कब, जब कोई बम क्या करता है, जब बम एक्सप्लोड होता है, जब बम एक्सप्लोड होता है उस केस में ई की वैल्यू आपको इन्फिनिटी मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगी। विथ फार्मूले से भी जस्टिफाई हो रहा है और ये वाली सारी चीज, क्योंकि बाद में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तीनों काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर और हाफ m2 या m3v3 का स्क्वायर, सबका अंडर रूट अपान में, पहले ये मूव कर रहा था क्या, नहीं मूव कर, रेस्ट पे था, तो उसके अपान में 0, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, के फाइनल अपान के इनिशियल का अंडर रूट, और ये के इनिशियल क्या था, 0 था, तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा। एनीवे किसी भी टाइप से आप देख सकते हो। तो ई इन्फिनिटी का केस कब बनता है प्यारे दोस्तों, तो हमेशा ई की वैल्यू 1 से कम नहीं होती है, इन्फिनिटी भी होती है, 1 से ग्रेटर भी होती है। ये टाइप क्लियर हुआ। चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर ई की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और ये केस मुझे मिलता है इनकम्प्लीट, है ना, इनकम्प्लीट मोमेंटम ट्रांसफर। ये जेई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है, मोमेंटम ट्रांसफर। ऐसा कैसे हो सकता है, जी की वैल्यू नेगेटिव, ई की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, ये आपको समझाना। तो मैंने कहा था कि ई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर अपान हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर होता है, और ये अंडर रूट के बाहर आ सकती है, तो ये तो प्लस भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकती है। लेकिन ये होता कहाँ है, तो देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास एक ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है। ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट पे है, और एक हल्की डेंसिटी की, मतलब एक छोटी बहुत ही हाई स्पीड बुलेट मेरे पास आ रही है U, और इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ये इसके अंदर धंसती है, और ये क्या है, लेस डेंस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कैसा है, लेस डेंस है ना, लेस डेंस है। और ये बुलेट हाई डेंसिटी की है। कैसी है, इसका जो मटेरियल वो कैसा है, हाई डेंस है ना, हाई डेंसिटी वाला मटेरियल है। तो ये बुलेट इसके अंदर गई, इसकी औकात ही नहीं रही इसको रोकने की, है ना, तो वो क्या चली गई, वो तो बाहर निकल गई, है ना, वो बाहर निकल गई। ये U से आ रही थी तो वापस किससे चली गई, U2 से चली गई या U1 से चली गई। अब ये ब्लॉक रिमेन्स अपनी इनिशियल कंडीशन में रहा, जहां पे था ना बेचारा बैठा हुआ था, वहीं बैठा रहा है। थोड़ा बहुत चला भी होगा, तो मतलब ये इससे पार कर गई। यानी जब
ऑब्जेक्ट को, लेस डेंस ऑब्जेक्ट को प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो इससे कोलाइड हो रहा है वो इसको क्रॉस कर जाए। नहीं समझ में आई ये बात? अरे यार क्या बोला, अरे लेस डेंस, मान लो कि यहां पर कीचड़ है, यहां मान लो कि पिज्जा रखा हुआ है, पिज्जा नहीं छोड़ो, यहां पर केक रखा हुआ है ना, क्या रखा हुआ है, केक रखा हुआ है, और केक में आपका शरारती फ्रेंड है, उसने मान लो कि यहां से एक जोर से मोमबत्ती मारा, तो वो इसमें विदाउट एंगेज होते हुए इस पिज्जा इसको क्या बोलते हैं यार, इसको केक को पार कर गया वो। तो केक क्या है, लेस डेंस ऑब्जेक्ट है, और जो मोमबत्ती या कंकड़ या पत्थर है जो इतना जोर से फेंका उसने कि वो उसको पार ही कर गया। तो इस केस में कोलिजन तो हुआ, यस कोलिजन हुआ है, लेकिन कोलिजन किस कैटेगरी में रखा जाए? तो इसमें जो मोमेंटम था वो कंप्लीट मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हुआ, इनकम्प्लीट मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, ये वाली केस। तो इनकम्प्लीट मोमेंटम ट्रांसफर का केस कौन सा होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे लेस डेंस ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है तो विदाउट इंगेजिंग मोर इट विल क्रॉस थ्रू इट, है ना। जब ये इसको क्रॉस कर जाता है और अपने रास्ते चला, हो सकता है कि ये वेलोसिटी कम हुई होगी, ऑब्वियसली बात है। यहाँ मान लो कि 100 की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ 90 की, 80 की स्पीड, 50 की स्पीड, व्हाटएवर, वो अभी अनडिफाइंड है, उससे निकल गया, लेकिन ये यहाँ का यहीं सोया रहा। अच्छा, ऐसा हो सकता है। इस केस को हमने किस कैटेगरी में रखा? इनकम्प्लीट मोमेंटम ट्रांसफर के केस में रखा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर E अगर V2 माइनस V1 की बात किया जाए, और ये क्या था, U1 माइनस U2 था, तो डेफिनेटली ये V2, ये भाई साहब जो थे ये कैसे थे, ये तो रेस्ट पे थे, तो इनकी वेलोसिटी कैसी आ गई, जीरो हो गई, है ना। जीरो माइनस V1 नॉन जीरो थी, अपान में ये टर्म तो क्या है, पॉजिटिव ही है सर, ये वाला टर्म तो पॉजिटिव ही है, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मेरे पास नेगेटिव आ गया। तो आप फार्मूले से भी जस्टिफाई कर सकते हो इसको। तो मैंने 4 कैटेगरी आपको डिफाइन करी थी कि E की 4 वैल्यूज आपके पास हो सकती है, और वो 4 वैल्यूज ये है कि E की वैल्यू जीरो होती है, कब होती है जी, है ना, कंप्लीट या परफेक्टली बोलते हैं, कंप्लीट या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है ना, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ई की वैल्यू आपके पास 1 हो जाती है जब क्या हो जाएगा, कंप्लीट या परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, यस सर ये भी पढ़ा है हमने। और ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगा जब ये केस पार्शियल, है ना, पार्शियल कोलिजन का केस आ जाता है। चाहे पार्शियल इलास्टिक लिख दो या पार्शियल इन इलास्टिक लिख दो, लेकिन ई की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी हो सकती है, या ई की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। कब? जब बम का एक्सप्लोजन हो, याद रहेगा, बम क्या हो जाए, एक्सप्लोड हो जाए, ये वाला केस याद रखिएगा। और ई की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती है ना, -1 -2 कब होती है, जब ये ऑब्जेक्ट जो होता है, ये ऑब्जेक्ट है ना क्रॉस कर जाता, ऑब्जेक्ट क्रॉसेस, है ना, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट को ये क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, कि ये एक ब्लॉक दिया आपको और इससे बुलेट क्रॉस कर गई यहाँ से, ओके, यहाँ पर निकल गई, और जब क्रॉस कर गई और ये अपनी ही जगह सोता रह गया क्योंकि ये लेस डेंस ऑब्जेक्ट है, तो इस केस को हम नेगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट केस है और ये 4 केस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं कि किस किस टाइप से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने समझ में आया कि सर ये तो कैटेगराइज वाइज तीनों की मतलब चारों की चीजें हो गई है कि ये वाली चीज। अब एच हाइट पे है, मैंने इसको ड्रॉप करी तो ड्रॉप करने मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब ये यहाँ के टकराएगी और जब ये वापस बाउंस बैक होगी ना ये वाली बॉल, तो ये लेट से, है ना, उतनी तो वापस नहीं जाएगी, लेकिन कितनी हाइट तक गई, लेट से ये H1 हाइट तक गई, है ना। तो फ्लोर ने कितना, है ना, फोर्स लगाया वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो तो इम्पल्स मोमेंटम का केस हो गया। या मैं ई को डिफाइन कर रहा हूँ, तो अगर ये यहाँ है एच है, तो यहाँ वेलोसिटी लेट से क्या होगी वी, और जब ये ऊपर जा रही होगी तब ये v1 से जा रही होगी। तो ई को डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, वी सेपरेशन, है ना, वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच। तो सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी है, ये फ्लोर की वेलोसिटी 0, तो जो वेलोसिटी ऊपर बाउंस बैक होने वाली है वो वही होगी, तो वो हो गई v1, यस, जिससे आ रही थी ये वाली बॉल, वो है v कौन सी वाली, जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा नथिंग बट कुछ नहीं, थर्ड इक्वेशन से। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u² प्लस 2g और आपके पास स्मॉल h। तो ये तो इनिशियली ड्रॉप किया गया था 0 था, तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू आ जाती है √2gh। ऐसा ही v1 को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, जब ऊपर जा रही बॉल तो यहाँ पीक पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2 फाइनल 0 हो जाएगी, तो v2 का स्क्वायर और v1 जो ऊपर जा रहे -2g और h1, तो ये v2 तो 0 हो गया,
तो यहाँ से V1 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है √2G(H1). यही दोनों चीज़ यहाँ पे मैं पुट आउट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलती है कि V1 की वैल्यू आ रही है √2GH1/2GH, ये आपको मिलती है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि E की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, √2G से कट गया तो √H1/H स्क्वायर कर देंगे तो H1 आपके पास आ जाएगा E²H। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, यानी जब वो बाउंस करेगी तो ये इतनी बाउंस कर जाएगी, है ना, इतनी बाउंस कर जाएगी, लेकिन ये E की वैल्यू 1 से कम रहेगी। हो सकता है कि H हाइट से मैंने बम को ड्रॉप किया, अब बम ड्रॉप होने के बाद तो बहुत सारे पार्टिकल में टूट गया, उसके अंदर बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो उस केस में V1 क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो E की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई, या इनफाइनाइट भी हो सकती है। इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं कि जो कैलकुलेट नहीं कर, फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब अलग होता है कि मान लो कि एक A की वैल्यू मान लो कि 1 मिलीमीटर है और B की वैल्यू 1 किलोमीटर है, तो आप क्या कह सकते हो, B A के कंपेरेटिवली क्या इनफाइनाइट है, मेजरेबल है, बियॉन्ड आवर मेजरमेंट, है ना, बियॉन्ड आवर कैलकुलेशन, हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट। तो यहां जब बम ब्लास्ट होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, ये वाला V1 बहुत ज्यादा हो जाएगा, V1 बहुत ज्यादा हुआ और जिससे आ रहा था वो तो कम ही था, क्योंकि एक्सप्लोड होने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और उससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इस केस को हम बोल देते हैं कि E की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो वो केस अलग है, बट होता तो है ना, एग्जिस्ट तो करता है ना, उसको हम उस टाइप से इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये वाली एक आपको ध्यान में रखना है कि H ऐसे ही जब ये वापस गिरेगा और फिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मान लो कि H2 बाउंस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H की पावर 4 H हो गया, फिर H3 हो गया, तो E की पावर कितना हो जाएगा, 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, है ना, तो फिर क्या हो जाएगी E की पावर 6n। इस टाइप से ये चीजें बढ़ती चली जाएगी, इस टाइप से ये चीज बढ़ती चली जाएगी। तो आपको कैलकुलेट करना है कि बिफोर स्टॉप, रुकने से पहले ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, या H1 + H2 + H3 टोटल कितना होगा, ये अपना अगला डेरिवेशन है। या हमारे पास ये भी जेईई में तो सवाल आया हुआ कि एक बॉल को ड्रॉप किया तो n बाउंसिंग के बाद कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा और एवरेज स्पीड कितना होगा। तो चलिए उस बात को शुरू करते हैं। यहां मैं समझा रहा हूं कि एक बॉल है आपके पास, यस सर, ये बॉल है H हाइट की, कितनी हाइट की है, H हाइट की बॉल है, और जब ये वापस बाउंस बैक करे तो H1 पे गई, फिर वापस बाउंस बैक करे तो H2 पे गई, है ना, तो ये हाइट क्या थी, H थी, ये H1 हो गई, ये H2 हो गई, ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। यानी बिफोर स्टॉप, है ना, रुकने से पहले बिफोर स्टॉप कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कितना टाइम लेगी, और ड्यूरिंग द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये आज अपन कवर करने वाले। तो ये अभी हाल में सबसे पहले इसको पहले टोटल क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस, है ना, कवर्ड बाय बॉल बिफोर, है ना, बिफोर स्टॉप बाउंसिंग, है ना, बिफोर स्टॉप बाउंसिंग। तो ये कितनी होगी हाइट, ये अपन को बताना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अगर फॉल कर रही होगी तो यहाँ ये वाला H1 अभी कितना कैलकुलेट किया, ये E²H कैलकुलेट किया हमने, फिर H2 क्या हो जाएगा, H2 कैसे करना है कैलकुलेट वो भी मैं समझा देता हूँ, है ना, हालांकि वो कितना होगा, E की पावर 4H हो जाएगा, ऐसा ही H3 कितना होगा, E की पावर 6H हो जाएगा, यानी H जो भी नया होगा E की पावर HN, अगर मैं कहूँ E की पावर 2n इंटू इनिशियल H, ये एक जनरल फार्मूला मुझे मिल रहा है। nth बाउंस में वो कितनी हाइट पर जाएगा, nth बाउंस में वो कितनी हाइट पर जाएगा, कैसे, ये वाला कैसे आया, है ना। तो अब इस केस को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, कैसे कि जो आपके पास आ रहा था हाइट यहाँ पे, वो हम क्या कि E को कैसे डिफाइन किया था, V सेपरेशन, यस, V अप्रोच, तो ये क्या आ गया था, H/H1, तो यहाँ से H की वैल्यू या जो भी मेरे पास आ रही थी, ये ऊपर क्या था H और यहाँ पर स्मॉल, इसको मैं हटा के इस टाइप से लिखते हैं इसको, कि मान लो कि अगर ये वाली बॉल H1 अगर मेरे पास आया तो ये वाला कितना आ जाएगा, E²H, है ना, H2 E पावर 4H और H3 E पावर 6H, और स्टॉप होने के बाद रुकने तक ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और ये
एच एन आ गया मेरे पास, या इनफाइनाइट टाइम ये क्या करेगी, बाउंस करेगी। तो ये एक अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एक जीपी बन रही है। तो टोटल एज, टोटल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो एक एज तो ये थी आपके पास, यस एच जो गिरा था, तो ये एक स्मॉल एच हो गया। प्लस अब देखो एच गया है, ऊपर गया है, और वापस एच नीचे भी तो आया है, तो इस बाउंसिंग में, इस इवेंट में 2H1 हो जाएगा, यस। फिर ऐसा ही ये H2 ऊपर गया, फिर ये H2 नीचे आया, तो ये कितना हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो बस इसी चीज को तो हमें लगाना है आगे चल। अब देखिए इसमें तो ये H टोटल मुझे निकालना है, तो ये H मेरे पास रहा 2H1, अभी क्या निकाला था मैंने, E² H प्लस 2 ई पावर 4H प्लस 2 इंटू ई पावर 6H, और इसको इनफाइनाइट तक ले जाओ। अब ये क्या बन गया, ये कुछ नहीं बना, ये तो H तो H ही रहा, और इसमें से आप क्या कर लो, 2H कॉमन ले लो, यस सर 2H कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, E² है ना, प्लस ई पावर 4 प्लस ई पावर 6 अप टू इन्फिनिटी तक चला गया, है ना। एक स्टेप और करता हूँ, ये 2H हो गया, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का क्या होता है, ए यहाँ पे कितना, E² A अपान 1 माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा A, और आपके पास R कितना हुआ, नेक्स्ट टर्म अपान प्रीवियस टर्म, तो ई पावर 4 अपान E² तो नथिंग बट कितना, E² ही हुआ, है ना। और आगे ले लीजिए इसको, तो H कॉमन ले लिया आपने, अंदर बचा हूँ यहाँ 1, और यहाँ से H बाहर आ गया, तो ये आ गया 2E² अपान 1 माइनस E²। एक स्टेप और करेंगे तो ये H तो H ही रहेगा, है ना, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस E², है ना, तो ये 1 माइनस E² प्लस 2E² अपान 1 माइनस E², है ना, एलसीएम ले लिया मैंने, कुछ भी नहीं करा, तो ये H इंटू ये क्या आ गया 1 प्लस क्या हो जाएगा E² अपान 1 माइनस E², और यही मेरा H टोटल है बिफोर स्टॉप, रुकने से पहले का ये H है। यस डेफिनेटली E की वैल्यू 0.5 है, तो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी याद लगानी है। और अगर मान लो कि 500 आफ्टर 500 बाउंसिंग कितना होगा, तो फिर इसको एक सम ऑफ जीपी कर लीजिए, है ना, तो वो भी कर सकते। तो इतना कॉमन सेंस आप में है ऑलरेडी, तो वो मैं नहीं मानता हूं कि आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये इतना क्लियर हुआ। चलिए अभी मेरे पास टोटल एच वाली जो कहानी आ रही है वो आ चुकी। तो टोटल एच मेरे पास कितना आया आपके पास, ये दिख रहा है कि टोटल एच जो आ रहा है H इंटू 1 प्लस E² अपान 1 माइनस E², ये H मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, H आ रहा है। अब टोटल टाइम की कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, कितना, टोटल टाइम, है ना, बिफोर, है ना, कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये कितना टाइम होगा। इस पर जेईई मेन में सवाल आया हुआ, और बीचों बीच में से आ सकता है, ये वाला मल्टीपल करेक्ट में भी पूछ सकता है कि, है ना, जो जेईई एडवांस का मल्टीपल करेक्ट होगा उसमें ये चीज पूछ देगा वो आपसे, और क्या। तो अब अपन को टाइम की कैलकुलेशन करने के, टाइम कैसे निकालना, तो टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये वाली बॉल थी जो नीचे गिर रही थी, है ना, तो ये मान लो कि T टाइम लगा, फिर वापस बाउंस बैक किया बॉल ने, तो ये T1 टाइम जाने में लगा प्लस T1 टाइम आने में लगा, तो इसके लिए बाउंसिंग के लिए 2 T1 टाइम लगा, मतलब जाने आने का टाइम सेम ही है। और फिर दूसरी बार ये बाउंस बैक करेगी तो T2 हो जाएगा, फिर तीसरी बार क्या हो जाएगा 2T3 हो जाएगा, ऐसे करके, यानी टोटल टाइम को अगर मैं लिखूं तो एक टाइम तो ये फॉल होने का, तो ये स्मॉल t हो गया, प्लस आपके पास फिर T1 जाने का T1 आने का, तो 2T1 प्लस फिर 2T2, है ना, 2T2 प्लस 2T3, और ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक हो जाएगा मेरा काम, है ना। तो इस केस को मुझे डील करना है, तो T कितना होगा, तो इस केस में T कितना होगा, U तो 0 था, यस, और यहाँ ये H हाइट कवर करी, तो S इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, UT, है ना, प्लस हाफ AT², तो ये तो S तो H हो गया, U इनिशियल क्या था, 0 था, क्योंकि बॉल को मैंने ड्रॉप किया था, हाफ G और T², तो T की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, √2H अपान G। ऐसे ही T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इसकी हाइट होगी, ये H1 हाइट अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2H1/G हो जाएगा, ऐसे ही ना आएगा। तो T1 की वैल्यू T की वैल्यू लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 2H अपान G, प्लस ये 2 तो 2 ही रखना है, अंडर रूट 2H1/G प्लस 2 कॉमन लिया 2H2/G,
और ऐसे इनफाइनाइट लगा देना है, बहुत सारा टाइम लगा। अब इस बहुत सारे टाइम को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो टी मुझे तो रूट अंडर है ना 2h/g तो यही रखा मैंने, है ना 2h/g मैंने यही रखा आपके पास। अब इसको हमें ई के टर्म में लाना है, कौन सा वाला ई, रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट वाला ई। तो आप उसको h के टर्म में क्या निकाल रहे थे, अभी हाल देखिए ऊपर। अब यहां से इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, +2 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2/g। और h1 h के टर्म में क्या रिलेशन निकाला था हमने, h1 निकाला था e² h कौन सा है, इनिशियल हाइट, और ये कौन सा है, जब बाउंस बैक करने के बाद का हाइट है ना। तो ये अभी रिलेशन ऊपर निकाला था, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा e² h, यस सर, +2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2/g, और h2 कितना था, h2 कितना हो जाएगा, h2 हो जाएगा नथिंग बट, है ना आपके पास e² h1, और h1 ऑलरेडी e² h है, तो ये कितना हो गया e⁴h हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा e⁴h, और ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से मैंने t इक्वल टू क्या निकाल, तो नथिंग बट आपके पास √2 है ना 2h/g, पूरे से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 1, और यहाँ क्या रहेगा ये आपके पास 2, ये देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये 2h और g अंडर रूट के साथ मैंने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचा e², तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो e आ जाएगा, तो ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ से सिंपल 2e प्लस e पावर, ये यहाँ रहेगा तो ये कितना हो 2e², है ना, ऐसे ही कितना हो जाएगा 2e की पावर 6, तो बाहर आएगा धीरे से फिर, है ना, तो यहाँ कितना हो जाए e³ हो गया, फिर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये वाला प्रोसेस। और अब इसको मुझे सम आउट करना है, तो सम आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2h/g, यस, और ये 1 तो 1 ही रहने दो, और यहाँ से अब क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 1 प्लस e² e³ और अप टू इन्फिनिटी, है ना, एक स्टेप और आ गई है ना, बस डेरिवेशन कंप्लीट हो रहा है। 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 2, और इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी, ये इनफाइनाइट जीपी बन गया, तो क्या हो जाएगा a/1 - r होता है, तो ये हुआ e, और 1 माइनस क्या हो जाएगा e हो गया, तो यहाँ से ये वाली चीज़ आ रही, तो आप क्या लिखेंगे इसको 2h/g, और यहाँ से आपके पास आ गया 1 - e + 2e, है ना, अंडर रूट के अंदर तो नहीं है ना, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो मैं है ना इसको अंडर रूट नहीं ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 + e/1 - e, ये आपको पता है। तो मेरे पास टोटल टाइम बिफोर स्टॉप या बिफोर स्टॉपिंग कितना आ गया है, ये आ गया है 1 + e/1 - e, ये मल्टीपल करेक्ट में जे एडवांस में वापस पूछा जा सकता है कि टाइम कितना हुआ। अब ये तो मेरे पास टी आया है ना, ये मेरे पास टी आया, तो आप जानते हैं कि अब जो जेईई मेन में सवाल आया था वो क्या था, जो जेईई मेन में सवाल आया था वो अब क्या था, तो वो एवरेज वेलोसिटी पूछी थी, तो वी एवरेज कितना होगा, है ना, टोटल डिस्टेंस, यस सर, अपॉन टोटल टाइम, है ना, तो टोटल टाइम तो मेरे पास ये है, तो वी एवरेज यानी स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात करूंगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी जो अभी निकाली थी मैंने h टोटल, है ना, ऊपर लिखी है अभी, अपॉन टी टोटल आपके सामने लिखा हुआ है। ये अगर मैं रेशियो ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी, क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड, नॉट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो फाइनल रुक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जो h था ये वाला स्मॉल h ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और टाइम ये लगाएंगे फिर अपन उसको, चलिए देखो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी है, तो वी एवरेज अगर लिखूंगा, यानी मैं क्या लिख रहा हूँ, एवरेज, बताइए एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड आपको लिखने होंगे, टोटल डिस्टेंस, तो ये आपके सामने आ गई h × 1 + e²/1 - e², अपान में टोटल टाइम टेकन, तो ये आ गया 2h/g और 1 + e/1 - e, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, है ना, ये स्क्वायर हुआ तो ऊपर चला जाएगा gh/2, ये हुआ, और ये आपके पास आ गया 1 - e², 1 + e², a² - b² से, तो ये 1 - e कट गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा
1 प्लस ई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और 1 माइनस माइनस कट जाएगा आपके पास, है ना, और एक 1 प्लस ई ये बचेगा, और इसका देखिए 1 माइनस ई और 1 प्लस ई, तो 1 माइनस ई 1 माइनस ई कैंसिल, तो 1 प्लस ई और एक ये 1 प्लस ई, तो क्या होगा टोटल 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। ये मेरे पास एवरेज स्पीड आई, है ना। और एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए, एवरेज, है ना, वेलोसिटी, बड़ा ध्यान से देखने का बात है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एच ही होगी, क्योंकि फाइनल कहां था, ये ऑब्जेक्ट यहां था, और बाद में एन बाउंस के बाद क्या हो गया, ये फर्श पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच हुआ, तो ये एच अपान टोटल टाइम कितना आ रहा है, टोटल टाइम आपके पास आ रहा है 2h अपान जी 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, GH/2 होना तो यही है, और ये आ जाएगा 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई। तो ये दोनों चीज अलग अलग है। इस पर जेईई मेन ने सवाल पूछा है, इस पे जेईई मेन ने सवाल पूछा है। देखिए कौन सा सवाल है, क्या है, अभी अपन करते हैं। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक रबर बॉल है, एक रबर बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट h, कितनी दे रखी, 5 मीटर दे रखी है। तो आपके पास जो h मैंने निकाला हुआ फार्मूला वो कितना दे दिया, 5 मीटर दे दिया अबव द फ्लोर, और ये क्या कर रही है, बाउंस बैक रिपीटेडली ऑलवेज राइजिंग 81/10 ऑफ द इन हाइट थ्रू विच इट फॉल्स। यानी कहने का अर्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो h1 जो मैंने लिखा था वो कितना बोल रहा है, ये जो आ रहा है कि 81/100 जिससे ये फॉल हुआ है ये, या फिर h2 अगर मैं लिखूं तो कितना हो गया, 81/100 इंटू क्या हो गया, h1, ये जितने से फॉल कर रहा है ना। तो ये दो चीज दे रखी, और इसको आप कंपेयर करेंगे। अभी जस्ट आपने लेक्चर में पढ़ा कि सर ये वाली जो बात होती है ये तो ई स्क्वायर के बराबर होती है, अभी तो हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि एच एन जो रहेगा ई की पावर 2n इंटू एच के बराबर हो जाएगा, है ना। तो एच एन हमने क्या लिखा था, ई स्क्वायर एच लिखा था, तो ये किसके बराबर होगी, ई स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहां से मैं ई स्क्वायर कितना लिख दूं, 81/100, तो ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अंडर रूट लगा दो इसका, है ना, कितना 81/100, तो 9/10, ये ई की वैल्यू आ गई है 9/10 या 0.9, है ना। तो ई की वैल्यू मुझे अल्टीमेटली 9/10 ये जेईई मेन में पूछा गया है। ये क्या पूछा गया, जेईई मेन में का सवाल है अभी इसके करस्पॉन्डिंग। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, अभी हाल जस्ट मैंने आपको समझाया कि कहां पे है ये देखिए कि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड मैंने लिखा है, एवरेज स्पीड के लिए ये वाला फार्मूला, और एवरेज स्पीड से जेईई मेन में सवाल आया हुआ है 2021 में, तो अभी भी ये रिपीट होके किसी और फॉर्मेट में। ये क्या है, GH/2 1 प्लस ई स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना है ना। वी एवरेज अभी हाल लिखा मैंने, क्या लिखा, रूट अंडर, है ना, GH अपान कितना था, रूट अंडर GH जो /2 था, सिंपल, है ना, और अंडर रूट नहीं, सिंपल फार्मूला जो अपने पास लिखा गया था वो कितना था, है ना, याद आया, 1 प्लस ई स्क्वायर अपान 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, यही था। यस, जी की वैल्यू 10 ले लो, एच की वैल्यू 5 दे ही रखी है, /2 इतना याद रहेगा। यस, ये अंडर रूट में मैंने ले लिया, हाँ ये बढ़िया। अब 1 प्लस आपके पास ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की वैल्यू सामने लिखी गई है 9/10, तो ये 9/10 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, अपान में आ गया 1 प्लस 9/10 का कंप्लीट का अब होल स्क्वायर है ना। तो क्वेश्चन तो इतना, ये वाला फार्मूला अगर याद होता, लेकिन डेरिवेशन तो चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25 तो बाहर आ गया 5, ऊपर की कैलकुलेशन को सॉल्व करो, ये 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 181 ऊपर में, और अपान में आ गया 100। ये ऊपर का ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया। नीचे क्या होगा, 10 1 जा 10 प्लस 9 119, सॉरी 19/10, तो 19/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 19 इंटू 19 कर दिया मैंने, और 10 का स्क्वायर 100, तो ये 100 मैंने ऊपर पहुंचा दिया, तो ये इस 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो अब जो मेरे पास आ रहा है कितना रहा, 5181 अपान 19 इंटू 19, इसको सॉल्व आउट करेंगे आप तो आपके पास मिल जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। इतनी एवरेज स्पीड आ रही है। वी एवरेज कितना आ रहा है,
2.5 और विच ऑप्शन, तो इसमें आपके पास ये वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन 2.5 मिल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो जे मेन में इस लेवल तक का सवाल भी आ रहा है। अब ये तो मेन में आया, एडवांस में क्या आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। इसमें जो अपन ने डेरिवेशन किया बीच बीच का, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और मैक्सिमम हाइट, ये 3 ऑप्शन बन गए, बस यही कर देगा। तो ये एक टाइप से एग्जिट पोल भी है आपके लिए, है ना, कि एडवांस में कैसा पूछा जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, क्वेश्चन का फ्रेमिंग चेंज हो जाता है एडवांस में। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द हाइट h0, जो h अभी अपन ने करी थी वो ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन फ्लोर एंड पार्टिकल इज e स्मॉल e, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर द रिबाउंड कितना, अभी हाल तो क्या ये वाला डेफिनेशन आपको सबको पता है, ये hn, तो n की फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड कर रहा था, ये कितना हो जाएगा e स्क्वायर h कौन सा h, यहाँ h0 है, तो डेफिनेटली अब ये क्वेश्चन है क्या यार, ये वाला क्वेश्चन है क्या, देखो सेकंड ऑप्शन ऐसे ही बन गया। तो इस टाइप से ये चीज़ है। अब मैं यहाँ क्वेश्चन एक बेहतरीन ले रहा हूँ, कुछ नहीं है कि ये दीवार है, वॉल है, और ये मान लो कि मेरे पास एक बॉल है, स्टील की बॉल है। जब ये यहाँ आएगी तो ये इस दीवार से टकराएगी, फिर रिबाउंड होगी, फिर टकराएगी, फिर रिबाउंड होगी, फिर टकराएगी, ये मल्टीपल प्रोसेस चलता रहेगा। ये लेंथ लेट से मैंने एल बोल दिया आपके पास, तो और इसके बीच का जो वॉल है ना, दीवार और बॉल के बीच का, यानी अगर मैं बात करूँ वॉल एंड बॉल के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट जो होता है COR कितना है, E दिया गया है। तो n सेकेंड बाद, है ना, n सेकेंड बाद ये एंगल कितना, थीटा n आपसे पूछा गया है ना, थीटा n आपसे पूछा गया है कि कितना एंगल बनाएगी, है ना, या बिफोर कमिंग टू स्टॉप कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, तो वो तो वही हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन को करना है। तो ये थीटा निकालना था, है ना, थीटा निकालना है आफ्टर n रिबाउंडिंग या n बार। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो इसमें क्या लगा दोगे आप, कुछ नहीं लगाओगे। तो ये मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो ये यहाँ पे थी पहले, है ना, फिर फाइनली यहाँ आ जाएगी। तो ये क्या आ जाए, हाइट h रही होगी इसकी, है ना, ये वाली हाइट h रही होगी, ये एंगल मान लो कि थीटा बना रहा हो, इस एंगल को, है ना, अभी हटा देते हैं। और ये अगर आपके पास इतना एंगल बना तो क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, सिंपल, है ना। क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m, और वेलोसिटी vn, n बाउंसिंग के बाद, है ना, इक्वल टू mg और h, ये वाला h, ये वाला h होगा। अब इस h को थोड़ा सा देखिए, ये एंगल थीटा है, यस, ये एंगल थीटा है, और ये h कितना होगा, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस है, ये एंगल है, ये कॉस थीटा होगा, तो ये कितना होगा, l कॉस थीटा हो गया। और ये टोटल l है, यहाँ से यहाँ तक की l है, तो ये h कितना हो जाएगा, नथिंग बट mg, और h को l माइनस l कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास, कितना हो गया। तो यहाँ पे इसको प्रोसीड करते हैं कि मास से तो मास कैंसिल हो गया, और ये vn का स्क्वायर, 2 इधर चलेगा, 2g और l कॉमन ले लो, तो 1 माइनस कॉस थीटा बच रहा है, ठीक है। अब ये vn क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth बाउंस। तो v1 की सबसे पहले बात करूं मैं, देखो, तो v1 कितना होगा, v1 आपके पास हो जाएगा e v0, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मान लो कि ये यहाँ से आ रही थी तब कितना था, v था, या v0 से टकरा रही, और जब वापस जा रही होगी तब ये v1 है, तो v1 क्या हो जाता है, e v0 हो गया। अब v2 कितना हो जाएगा, e v1 हो जाएगा, और v1 इक्वल टू क्या था, e v0 है, तो e इंटू e v0, तो आपके पास v2 कितना हो गया, e स्क्वायर v0 हो गया। इससे vn कितना हो जाएगा, देखो ये v2 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ में फाइनली nth बाउंसिंग की यहाँ बात कर लेता हूँ इधर। तो nth बाउंसिंग के बाद कितना हो जाएगा, e, और आपके पास आ गया सिंपल 2n v0, ये याद रहेगा। ये आया कैसे, अब ट्रेन बाउंसिंग आया, इसमें क्या सोचना, है ना। तो vn मेरे पास कितना हो गया अल्टीमेटली, है ना। और ये जो vn अल्टीमेट, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी, ये सेकंड में क्या हुआ, e स्क्वायर हुआ, है ना, तो ये e स्क्वायर हुआ, थर्ड में v क्यूब, तो ये 2n ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या बन रहा है, सिंपल फार्मूला n बन रहा है ना। e की पावर कितनी होगी, e की पावर n इंटू v0 बन रहा है nth बाउंसिंग में, तो इसी vn को यहाँ पे पुट करो, तो e की पावर n इंटू v0 का स्क्वायर आ जाएगा, vn इक्वल टू आ गया 2gl 1 माइनस कॉस थीटा आ गया आपके पास, सिंपल, है ना। अब v0 कितना था,
वी नॉट अगर हम सिंपली, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। तो एम से एम गया तो वी नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। ये 2gh यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये e की पावर 2n, वी नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gh, और ये h आ गया आपके पास, है ना। अब ये h आया तो आया, अब 2g और l अब आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। l और h में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या चीज़ है l और h में। हाँ, अब ये जो l है ये यहाँ से निकली हुई बात है ना, और h की क्या बात हो जाए। तो यहाँ पर अब समझते हैं इसके सीन को कि ये 2g से तो 2g कैंसिल, बट अगर इसको उठाकर बॉल अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से छोड़ा गया आपने, है ना, यहाँ से छोड़ा गया, तो L और H दोनों सेम हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ इफ हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल की अगर मैं बात करूँ वहाँ से छोड़ता हूँ तो L इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो सिंपली ये भी H और L कट जाएगा। इस केस में अगर नीचे है तब तो ये वाला फार्मूला है आपका, यहीं आप इसको थीटा निकाल लीजिए। बट अगर ये नहीं सीन हुआ तो क्या लिखेंगे आप, e की पावर, है ना, 2n और 2g कट गया, h इक्वल टू l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन l इक्वल टू h होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, e की पावर 2n इंटू l इक्वल टू l 1 माइनस कॉस थीटा। तो l से l गया कब, जब l इक्वल टू h हो, यानी ये वाली बॉल जो हॉरिजॉन्टल लेवल से छोड़ी जाए, तो ये जब यहाँ बॉल से टकराए फिर जाए ये प्रोसेस। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 2n और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इधर उठा के लाओ, कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2n, इधर हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा, या आफ्टर n बाउंसिंग थीटा कितना हो गया आपके पास, हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस ई की पावर 2n। ये आपके पास आ जाएगा। ऐसे कई हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं।